आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम के बाद अस्सलाम वालेकुम। हम ऑटिज्म के ऊपर बहुत सी बात करते हैं कि ये नैरेटिव कंसीव कर लिया जाता है या जेनेटिक डिसऑर्डर में कंसीव कर लिया जाता है, लेकिन दो तीन गलतियां ऐसी हैं इसकी वजह से भी ये चीजें सामने आती हैं। जैसे छोटी उम्र में अगर बुखार बिगड़ जाए तो गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है, या छोटी उम्र में बुखार बिगड़ जाए तो बलपैरा हो जाता है। इसी तरह ये सिर्फ बुखार है जो एक हाई फीवर में जब बंदा जाता है तो उसकी मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस बाद में पैदा होती हैं, जो उसको ना उसने इनहेरिटेडली ली होती है ना उसने जीन्स में ली होती है, लेकिन टेम्परेचर इस हद तक बढ़ जाता है कि उसको इन कॉम्प्लिकेशंस का सामना होता है। वो फिर सारी जिंदगी उससे बाहर नहीं निकल सकता। जब पिछले दिनों केस मेरे पास आए उनमें 2-4 केस ऐसे थे जिसमें बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, सुनता था, हाइपर एक्टिव भी नहीं था, बोलता भी था। वालिदैन से पूछा जब सारी केस हिस्ट्री ली कि जी ये 3 साल बाद या 4 साल बाद इस तरफ कैसे चला गया अगर ये बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा जी हमारा दूसरा बच्चा पैदा हुआ और उसके लुक आफ्टर में हम इसको मोबाइल दे देते थे, टीवी लगा देते थे, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान था। हमें इसका इदराक ही नहीं हो कि ये हमारा बच्चा 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर वो IDH में भी चला गया। लिसनिंग और स्पीकिंग इश्यूज बच्चे के आने लग गए। डिले स्पीच होना एक अलग है, वो जेनेटिक है, वो शुरू से ही होता है, लेकिन एक बच्चा जो बिल्कुल ठीक हो 2-4 साल बाद अगर वो इसमें आता है तो वो हमारी गलती है। अगर एक माँ जिसका बच्चा बिल्कुल ठीक है और वो हमेशा फीड कराते हुए मोबाइल इस्तेमाल कर रही है तो वो बच्चा बाय बर्थ ऐसा नहीं है, वो बाद में इसमें आया। ये जो बुखार है जब ये छोटी उम्र में होता है तो फिर ये गर्दन तोड़ बुखार और टाइफाइड और इस तरफ चला जाता है। इसमें इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है, बच्चे की उम्र ही बहुत कम। लेकिन अगर आप एक जवान है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और आपको फीवर हो जाता है, फीवर बजाते खुद कोई बीमारी नहीं, फीवर अलार्म है कि अंदर बॉडी में कोई नॉर्मलिटी है, आप उस नॉर्मलिटी को एड्रेस नहीं करते और फीवर को सप्रेस करते और इस हद तक सप्रेस करते हैं कि इस फीवर की वजह से आप मुस्तकिल डायरिया में जा सकते हैं, इस फीवर की वजह से आप OCD में जा सकते हैं। मेरे पास केस रिपोर्ट हुए हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यंग बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे, अपनी क्लास के टॉपर बच्चे, इसी तरह हिस्ट्री ली, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं, कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं, सिर्फ बुखार हुआ और उस बुखार में वो बच्चा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन रहा और उसको बैठाने की कोशिश की एट द एंड बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन उसने आपके व्हाइट मेटल, ग्रे मेटल पे ऐसा इफेक्ट किया कि वो बाद में मेमोरी लॉस में चला गया, लॉफिंग मनिया में चला गया। जब ऐसा पेशेंट होता है जो बिल्कुल ठीक हो, उसे कोई ऐसा इशू सामने ना आए तो कहते हैं कि इस पे जादू हो गया, किसी ने असर कर दिया। असर नहीं होता मोहतरम। असर अगर इसको आप मान भी लें 0.1% कोई केस ऐसा होता होगा, नहीं तो 99.9% जो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं कि जी इसमें असर है और ये भूत और ये प्रेत और फलाना, वो सब कुछ ट्रीट हो सकता है। वो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो ब्रेन की कलेक्शन होती है जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। लेकिन उर्फ़े आम में हम अपने माशरे में उसको अहमियत इतनी दे चुके हैं, इतनी अहमियत दे चुके हैं कि हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाती। ये बेहतियातियां वो हैं जो रोजमर्रा में हम अपने घर में कर रहे होते हैं। अब ये जो केचप है, ये जो मायोनीज है, अब एक बच्चा है बिल्कुल ठीक है या जो 70+ है बिल्कुल ठीक है और एकदम उनको एस्थमेटिक इशू शुरू हो जाते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को एस्थमेटिक इशू शुरू हो जाते हैं। कि सबसे बड़ी वजह जो घर में हम मोटी लिक्विड लगा लेते हैं, तो लिक्विड जिस कमरे में लगता है उसके दरवाजे खिड़कियां सर्दियां बंद हैं, तो उसमें जब वो रोज उस एनवायरमेंट में रहेगा तो 1 महीने के अंदर अंदर अस्थमा में चला जाएगा, वो बुजुर्ग भी अस्थमा में चले जाएंगे। आजकल हम हर जो बच्चों को स्कूल भी लंच दे रहे हैं या बाहर भी जा रहे हैं केचप और मायोनीज खा रहे हैं, ये दोनों चीजें हमारे जो इनहेलिंग सिस्टम है, जो सांस ब्रेथ इश्यूज जितने भी हैं इन वजह से आ जाते हैं। बच्चा पहले ठीक पूरी नहीं होता कि हम सारा कुछ जेनेटिक ही रिसीव कर रहे हैं, बाद में भी बहुत सी ऐसी बेहतियातियां होती हैं जिसके अंदर हम वो ख्याल नहीं करते और बच्चा इस तरफ चला जाता है। इवन के बड़े भी इस तरफ चले जाते हैं। ADH में, रेफरेंडम में, डिले स्पीच में, तमाम चीजों को भी ज़हन में रखें कि आप जेनेटिक अगर बीमारी में नहीं है और बाद में आते हैं तो कौन सी ऐसी गलती हुई है। हम बुखार को इतना सीरियसली नहीं लेते, इवन की सारी जिंदगी गुजर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि अब वाली हमारी बीमारी है बुखार की वजह से है, जो हमने आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले उसको बैठा दिया था। बुखार की मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये मैंने आपसे 2-4 अभी जिक्र की है। जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि अगर पीछे TB है, इनहेरिटेडली कैंसर है, वो बहुत सी बीमारियों का बाइस बनता है। इसी तरह फीवर भी बहुत सी बीमारियों का बाइस बनता है। उनका फीवर इस किस्म का होता है कि आपने उसको इस तरह ट्रीट करते हैं कि आपके स्पर्म जीरो हो जाते हैं, लेकिन आप उस तक बंदा जाए, पहुंचे, माफ जाए तो बंदे को फिर समझ आती है और आप उसको वहां से ट्रीट कर सकते हैं। बुखार को अलार्म समझे, बीमारी मत समझे। बुखार जब भी हो तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये आपकी बॉडी में क्यों है, कौन सा ऑर्गन्स का इशू है, उसी पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उसको ट्रीट करने की जरूरत है। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने किरदार में अपने होने का मुस्बत सबूत देते रहे। अल्लाह हाफिज।